हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आज के एपिसोड में हम बातचीत करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के ऊपर। दिन है संडे और डेट है आज 13 अगस्त। और आज से शुरू होगा हर घर तिरंगा। ठीक है ना, हर घर तिरंगा का वो शुरू हो जाएगा कैंपेनिंग। और आप तिरंगा लगा सकते हो अपने घरों पे, और सभी घरों पे लगाया जा सकता है। तो 13 से लेकर 15 तक चलेगा। और इसमें हम लोग बातचीत करेंगे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे न्यूज़ के ऊपर। डे है संडे, बहुत सारे आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ तो हम ये देखेंगे कि 4 ऐसे बिल थे जिससे अब एक्ट बना दिया गया है। जी हाँ, प्रेसिडेंट महोदय ने अपना असेंट दे दिया है 4 बिल पे, और जो अब लॉ बन चुका है। और यहाँ पे वो 4 लॉ कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे देखो, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बन गया है। ये पहले आपका बिल था, अब ये लॉ बन गया है। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल अब एक्ट बन चुका है। उसके बाद ये क्या होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है ना? और आप चाहो तो इसके लिए गूगल सर्च कर सकते हो। उसके बाद नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट, ये भी अब एक्ट बन गया। पहले बिल था, अब एक्ट बन गया है। ठीक है ना? उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग अलायंस, ठीक है ना, इंडिया, जिसको इंडिया कहा जाता है। आई से होता है इंडियन, एन से होगा नेशनल, डी से हो गया डेवलपमेंट, ठीक है ना, फिर आई से हो गया यहाँ पे हो आई, यहाँ पे इंक्लूसिव, और ए से हो जाएगा यहाँ पे अलायंस। ठीक है ना, तो इंडिया, ये वाला भी आपका बिल पास हो गया है। और साथ में दिल्ली सर्विस बिल भी पास हो गया है। तो 4 बिल है जिसे प्रेसिडेंट महोदय ने अपना एसेंट दे दिया है। एसेंट क्या होता है? तो गाइज, एसेंट के बारे में मैं 2 लाइन बताऊंगा, 2 लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। जब भी कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के प्रेसिडेंट महोदय के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट महोदय जब आप इस पे अपनी राजामंदी, यानी कि जो अब ये जब उस पे अपना मुहर लगाते हैं, अपना राय दे देते हैं, और उसके बाद उसको एक्ट के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है एसेंट। यानी कि प्रेसिडेंट महोदय ने भी अपनी राजामंदी दे दी है इस बिल पे। अब ये बिल अब एक्ट बन गया है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो इंटीग्रल पार्ट में पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट में 3 बॉडी आती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट तो न लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, फिर भी इंटीग्रल पार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इंटीग्रल पार्ट इसलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट महोदय जब तक कोई बिल, ठीक है ना, जब तक कोई बिल प्रेसिडेंट महोदय अपना उस पे एसेंट नहीं देंगे, तब तक वो बिल जो है एक्ट नहीं बनता है। इसलिए प्रेसिडेंट महोदय को पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। ठीक है ना, कहा जाता है। क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में कोई भी बिल आता है तो उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होता है, और फिर उस बिल को वहाँ पे पास किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में। एंड देन फिर वो बिल प्रेसिडेंट महोदय के एसेंट के लिए जाता है, और एसेंट जब प्रेसिडेंट महोदय दे देते हैं, उसके बाद वो बिल बिकम एक्ट बन जाता है। ठीक है, इस वाले न्यूज़ में 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये है कि इसमें कुक्कू कुक्कू जो ट्राइब्स, तो कुक्कू जो ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। और यहाँ पे एशियन हाईवे 1 रन जो कनेक्ट करता है टोक्यो टू टर्की को, तो ये भी न्यूज़ में है। तो इसको याद रखना, ठीक है? तो इसको याद रखना, ये दोनों को याद रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं। तो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और बताया था कि देखो गाइस, अप्रॉक्सीमेटली 28 स्टूडेंट जो है फॉल इलनेस के शिकार हो गए हैं। यानी कि वहाँ पे अनहाइजीन फूड खाएं। ठीक है ना, यानी कि जो स्कूल थे दिल्ली स्कूल में, दिल्ली के जो स्कूल थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने जो वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे 28 स्टूडेंट ने वहाँ का मिड डे मील का जो फूड खाया, फूड खाने की वजह से वो बीमार पड़ गए। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे अब इस फूड को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, उसके सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। और रिपोर्ट जैसे ही आएगा तो उसके बाद इसके ऊपर हार्ड एक्शन लिया जाएगा। 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। और ये भी कहा गया था, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये कहा गया था कि गैस लीक की वजह से फूड पॉइजनिंग हुआ था। तो ये भी चीज़ का, इसका भी जांच हो रहा है। ठीक है ना,
तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मिड डे मील में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है दिल्ली में, और ये कल से ही न्यूज़ में है, जो कि मैंने आप लोगों से बातचीत किया हुआ था। यहाँ पे देखो गाइस, जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आए हैं इस ईयर में। यानी कि अगर आप बात करो 2022 से 2023 तक, जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 तक में अप्रॉक्सीमेटली 6.3 लाख कॉल्स आए हैं हेल्प के रिगार्डिंग, और डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग आए हैं, और ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया का है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का है, जो 6.3 लाख कॉल्स आए हैं हेल्प के रिगार्डिंग, और डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इतना ज़्यादा केसेस आए हैं। जिसमें मैं आपको कुछ डाटा बताऊं, तो देखो 5,895 ऐसे केसेस आए हैं जो यहाँ पे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं, ठीक है ना। उसके बाद पॉस्को जो है चाइल्ड से रिलेटेड, वहाँ पे लगभग लगभग 4,000 के आसपास केसेस आए हैं। किडनैपिंग के अराउंड भी देखो तो 4,000 के आसपास आए हैं। साइबर क्राइम के साइबर क्राइम देखो तो लगभग लगभग 3500 केसेस आए हैं। और उसके बाद डावरी हरासमेंट, यानी कि जो दहेज वगैरह वाला होता है केस, उसमें भी लगभग अच्छा खासा केसेस आया हुआ है, लगभग लगभग 2500 के आसपास आया हुआ है। तो ये सारा देख सकते हैं। और यहाँ पे एक, और अभी आपसे पूछा जाए कि हाँ, जो दिल्ली वुमेन कमीशन के जो चीफ हैं उनका नाम क्या है, तो आप ये याद रखना, स्वाति मनीवाल। तो ये नाम याद रखना, स्वाति मलीवाल, ठीक है। और यहाँ पे केसेस वगैरह के बारे में दिया गया है। बुराड़ी वाला टॉप लिस्ट है, रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट केस इतना आया है, ठीक है ना, सिर्फ बुराड़ी से आया हुआ है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस 769 वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द कल्याणपुरी, और वुमेन इन द एज ऑफ 21 से 31 रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द केस 38,140। तो ये सारा आप देख सकते हो, जो कि एक कहीं ना कहीं चौंकाने वाली डाटा है। अब ये सारे देख करके आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई, स्थिति बहुत बुरी है, क्योंकि इतना सारे केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वायलेंस का जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे ये वाला न्यूज़ बहुत अच्छा है, गुड स्टार्ट्स बट दिल्ली जिग वर्कर वांट सेफ्टी नेट एज अ एम्प्लॉय। देखो गाइस, जिग वर्कर क्या होता है मैं इसके ऊपर बता दूं, तो वैसे एम्प्लॉय जैसे कि जोमेटो में काम करते हैं, ठीक है ना, स्विगी में काम करते हैं, स्विगी बॉय, जोमेटो बॉय, यानी कि जिनका कोई पर डे वेजेस तय नहीं होता है, ठीक है ना, कि आपको कितना पैसे मिलेगा। पहली बात तो ये होता है। दूसरी बात, इनको एम्प्लॉय के तौर पे परमानेंट भी नहीं रखा जाता है। ये मतलब कि जब मन किया तो जॉब पे रखे, जब मन किया हटा दिए। उसके बाद इनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पीएफ फंड होता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो होता है, वो भी नहीं मिलता है। और इसके पैसे वगैरह भी नहीं करते हैं। तो ये सारे वर्कर जो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं, देखो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो और उसमें अगर वर्कर अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है, उनका कोई सैलरी स्लिप नहीं दिया जाता है, तो ये सारे जिग वर्कर कहलाते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, और इन्होंने कहा है कि देखो, राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड जिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023, इसमें इन्होंने कहा है कि अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और हम इसका रेगुलेशन करेंगे और देखेंगे, ताकि इनको सही तरीके से इंसाफ मिल सके और इनको सही वेजेस मिल सके। लेकिन दिल्ली में अभी इसकी कमी है, दिल्ली में ये नहीं है। जबकि आप देखो तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग फास्ट फूड वगैरह मंगाते हैं, खाना मंगाते हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पे देखो गाइज, ये आपके लिए गूगल सर्च वाली टॉपिक है, और इसको गूगल सर्च कर लेना कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या है, इसके ऊपर देख लेना। और राजस्थान में क्या हुआ है कि UNFPA project in Rajasthan for gender sensitivity get support from experts। और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बातचीत किया जाएगा, कि जैसे कि वुमेन और वुमेन के अंदर कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, मेन एंड मेन के बीच में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, और ये लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ये सारा चल रहा है। तो ये भी एक बात है कि यूथ और यूथ में कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जेंडर बेस्ड यहाँ पे चीज़ें देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो तो ये देखो, फ्लाइंग फॉक्स बैट फॉर विजिलेंस
वाइल्ड डे रोस्टिंग फाइंड स्टडी। देखो, इन्वायरमेंट के लिए ये जो फ्लाइंग फॉक्स है, इनको विजिलेंस के तौर पे देखा जा रहा है कि ये विजिलेंस है कि इन्वायरमेंट का स्वास्थ्य कितना अच्छा है, कितना खराब है। ये सारी चीज़ें आप फ्लाइंग फॉक्स से नाम के जो आपके जीव है, जंतु हैं, ठीक है ना, इससे पता लगाया जा सकता है कि इन्वायरमेंट कितना अच्छा है और कहाँ का इन्वायरमेंट कंडीशन कितना खराब है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको रखा गया है शेड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो गाइज इसे एक बार गूगल सर्च करके देख लेना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया है, कहाँ से आया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। लेकिन अब इसे पुट कर दिया गया है शेड्यूल 2 में, ठीक है ना। पहले ये शेड्यूल 5 में था, अब इसको शेड्यूल 2 में ला दिया गया है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं न्यूज़ की अगला न्यूज़ क्या है। आगे का मैं देखूँ तो ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो ट्राइबल वुमेन है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं वेम्बनाड में, और उनका कहना है कि भैया हम कंजर्व करेंगे वाइल्ड ट्यूबर को। ट्यूबर्स मीन्स क्या होता है, तो देखो वो कंद आपने सुना होगा, कंद ट्यूबर का हिंदी होता है कंद। और कंद को मैं बता दूं तो आप जो बड़ी वाली आलू की तरह होता है, जो बड़ा वाला आलू होता है ना, बहुत बड़ा आलू की तरह जो शेप दिखता है, जिसका मेडिसिनल यूज है, और उसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके अचार वगैरह ही बनते हैं, सब्जी वगैरह ही बनते हैं, और ये बहुत बड़ा होता है। देखो इसका साइज कितना बड़ा है गाइस, देखो कितना बड़ा साइज है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसको अब कंजर्व करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसकी जो स्थिति है वो लगभग लगभग अब एक्सटिंक्ट करने वाली स्थिति में आ गई है, क्योंकि इसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा होने लगा है कि अब ये समाप्ति के कगार पे आ गया है। और ये वाला जो फूड है, इसको आप मान लो कि ये इंटीग्रल पार्ट है फूड बास्केट का, ठीक है। तो इसको अब कंजर्व करने की बातचीत चल रही है, और जो ट्राइबल वुमेन है इसको कंजर्व करते हैं, करने की बात कर रही हैं, बिकॉज ये ट्राइबल का मुख्य फूड है। अब लगभग लगभग इसको देश के हर कोने में इस फूड को खाया जा रहा है, इस कंद को खाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो, चाहे वो अचार के फॉर्म में हो, सब्जी के फॉर्म में हो, या सैलेड के फॉर्म में हो, या मेडिसिनल यूज के फॉर्म में हो, तो हर जगह पे इसका यूज चल रहा है, ठीक है ना। तो यही बात किया जा रहा है कि 180 इंडिजीनियस ट्यूबर्स वैरायटीज हैं, और इसमें से इस वाले को प्रोटेक्ट करने की बातचीत चल रही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं कि अगला न्यूज़ आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे मैं मोटा-मोटी बात कर लूँ, तो देखो गाइस, एक संत रविदास जी हैं, इनकी 14वीं जो सेंचुरी है, 14वीं सेंचुरी मनाई गई है, 14वीं वर्षगांठ मनाई गई है, और यहाँ पे कहा गया है कि ये पोएट और सोशल रिफॉर्मर रहे हैं शेड्यूल कास्ट के। और इसमें ये भी बात कहा गया है कि जो मार्जिनलाइज सेक्टर है या सेक्शन है, उनको बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसके सबसे बड़े जो बेनिफिशरीज है वो शेड्यूल कास्ट ही हैं, और इनको बहुत सारे हेल्प मिल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये 100 करोड़ के लागत से बनाया जाएगा एक भव्य मतलब कि एक भव्य स्टोन रखा गया है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द टेम्पल डेडिकेटेड द संत रविदास जी के लिए, संत रविदास जी के लिए 100 करोड़ की लागत से सागर के मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा भव्य मूर्ति बनाया जा रहा है। तो उसको आप लोग याद रखना कि कहाँ बनाया जा रहा है, किनका है, तो ये सब याद रखना, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बिगेस्ट बेनिफिशरीज किसको माना है, तो इसे भी याद रखना, शेड्यूल कास्ट को। और फिर यहाँ पे भी और भी चीज़ें होंगी, इसको एक बार देख लेना। मेरे को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो मैंने आपको बता दिया है। ये वाले रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा अभी आवश्यकता थी। देखो गाइज, एनसीईआरटी फॉर्म किए हैं, एनसीईआरटी ने बनाया है एक 19 सदस्यीय पैनल को, जो रिव्यू करेगी टेक्स्ट बुक को, ठीक है ना। यानी कि जो एनसीईआरटी जो बुक है उसका रिव्यू करेगी, जो क्लास 3 से लेकर के 12th तक के बुक को रिव्यू करेगी, और उसके ऊपर बातचीत चलेगी। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आया है तो बहुत सारी चीज़ें अभी बदलनी बाकी है, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेबस, उसमें लिखे गए कंटेंट सब कुछ बदलने वाला है। तो इसी के रिव्यू के लिए 19 सदस्यीय मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर देखो तो उसमें बहुत सारे ऐसे बातें कही गई है जो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। और इसीलिए इस बुक को अब रिव्यू करने की आवश्यकता भी है।
यहाँ पे देखो गवर्नमेंट प्लान कर रही है लॉ बनाने का, क्या ताकि प्रोटेक्शन मिल सके इंडियन मनु स्क्रिप्ट्स को। देखो मनु स्क्रिप्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे एंशियंट काल के बारे में हमें दिखाता है। और इसी के रिगार्डिंग नेशनल मोनूमेंट मनुस्क्रिप्ट नेशनल मोनूमेंट मनुस्क्रिप्ट बिल 2023 को लाया गया है, और इसे विंटर सेशन में पास करवाने की बातचीत चल रही है। अभी मानसून चल रहा है, उसके बाद विंटर सेशन में इसे पास करवाने की बातचीत चल रही है मनुस्क्रिप्ट को। इंडिया ने पहला अपना एमआरआई स्कैनर बना लिया है, तो ये भी अपना याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे का न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ देखो भाई, हमारे जो पड़ोसी देश है, इनको तो देख करके सच में अब हंसी आती है मुझे। अब एक अनवर उल हक के काकर को फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कि वहाँ पे इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है फॉर्मल तरीके से, कि ये अभी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, अनवर उल हक कक्कर, ठीक है ना। तो ये याद रखना, अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। इससे पहले नवाज शरीफ थे, ये इन्होंने, और अपोजिशन के जो लीडर हैं राजा रियाज अहमद, इन दोनों ने डिस्कशन किया है, और अनवर उल हक कक्कर को अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट, जो कि फॉर्मर होंगे। ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू रहेंगे, इनको कुछ टाइम के लिए बनाया गया है। ओके, आगे की टॉप न्यूज़ में क्या है, तो यहाँ देखो कोरल से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। तो कोरल क्या है कि ओशियन, जैसे जैसे ओशियन का पानी गर्म होता जा रहा है, तो कोरल का विरंजन होता जा रहा है, ठीक है ना, जिसको आप कोरल विरंजन कह सकते हो। विरंजन मीन्स कह सकते हो कोरल अब खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फूड है ओशियन का, और ये अब खत्म हो रहा है। और एक बात और कही गई है कि मानव एक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा कारण है कोरल को खत्म होने में, क्योंकि वो लोग अब बहुत ज़्यादा विजिट करने लगे हैं कोरल सी वगैरह को, और ओशियन का पानी गर्म तो हो ही रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी है, ठीक है। ये वाला गाइस मैंने बहुत बार इसके ऊपर बातचीत मैं किया हूँ, कि क्या इंडिया टीबी को 2025 तक, जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको 2025 तक रिमूव कर पाएगी। तो देखो गाइस, ये लगभग लगभग इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये निकल के आ रहा है कि जो टीबी पेशेंट हैं उनका जो न्यूट्रिशन लेवल होना चाहिए, और जिस तरीके का उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना चाहिए, वो न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल रहा है। और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर देगा टीबी पेशेंट के लिए, और ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कारण ही बनेगा कि टीबी को रिमूव कर पाना 100% 2025 तक शायद ये पॉसिबल ना हो सके, ठीक है ना। तो ये एक न्यूज़ है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी बात कर रखी है लेटेड वीडियो में, तो जा करके देख लेना। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया मोर इफेक्टेड बाय अल नीनो, ठीक है ना। जो नॉर्थ इंडिया है, तो देखो गाइस, नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है अल नीनो की वजह से। अल नीनो का देखो, ये एक गर्म जलधारा होता है, गर्म जलधारा होता है, और इसके बाद जब ये जलधारा गर्म, देखो एक होता है अल नीनो और एक होता है ला नीनो। तो ला लीनो जो होता है वो ठंडी जलधारा होता है, और अल नीनो जो होता है गर्म जलधारा होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि मानसून में बहुत सारे चेंजेस देखे जाते हैं, मानसून पैटर्न में चेंजेस देखे जाते हैं, यानी कि जब मानसून आना चाहिए तब समय से नहीं आएगा, जब नहीं आना चाहिए उस समय आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट, जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इंडिया का है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है अल नीनो की वजह से। यही बात यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे आर्टिकल 370 बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आया है, इसको एक बार पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। और वही टीबी वाली बातें। और यहाँ पे देखो गाइस, अमेज़न जो रैन फॉरेस्ट है, इसको मतलब कि फेफड़ा कहा जाता है, प्लैनेट का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स कहा जाता है। बट ये क्या है ना कि इसमें भी अब प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं कि अब ये जंगल को काटा जा रहा है, या फायर फॉरेस्ट हो जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये डेवलपमेंट के लिए, अब जैसे कि मैक्सिको है, तो मैक्सिको में जो मैक्सिमम जो पार्ट है मैक्सिमो का, वो मैक्सिमम मैक्सिको का जो मैक्सिमम पार्ट है वो अमेज़न
जंगल का है, और ये चाहते हैं कि हाँ भैया मेरा भी डेवलपमेंट हो, मुझे भी पैसे मिले, मैं भी, मेरे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा हो जाएँ, यहाँ का लाइवली स्टाइल बहुत अच्छा हो जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाए। तो ये जंगल वो काट करके कहीं न कहीं यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, टूरिस्ट प्लेस और भी बहुत सारी चीज़ें ये बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है। दूसरी बात, जो रैन फॉरेस्ट होता है तो मतलब कि फॉरेस्ट में आग लग जाने की वजह से भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन सप्लाई है, लगभग 80 से 70 से 80% ऑक्सीजन सप्लाई इससे इस फॉरेस्ट से ही होता है, जो अमेज़न वन है। अब इतना बड़ा जो चीज़ है, अब पृथ्वी को ज़िंदा रखना है, ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो गाइस कहीं न कहीं इनको हेल्प भी करना चाहिए। ऐसे जो भी नेशंस हैं जिनके पास फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है, तो वैसे नेशन को पूरे मतलब कि विश्व के लोगों को आना, विश्व के जो जो भी गवर्नमेंट है उसको आना चाहिए, इनको फाइनेंशियली असिस्टेंट देना चाहिए, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए और इनके लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो 80% के आसपास जो है वो सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप देखो तो ये ब्राज़ील का जो मैंने पार्ट बताया वो वाली बात है, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, रेट करो, रिव्यू करो और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा है, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।